नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। पशुधन विभाग में करोड़ों का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी का पूरा खुलासा हो गया, जिसमें 3 और शातिर ठगों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। टीम ने अनिल राय, उमाशंकर तिवारी, रूपक राय को पकड़ा है। तो ये 3 है, नाम सुनिए इनके आप दोबारा। अनिल राय, उमाशंकर तिवारी और रूपक राय। ये पूरा रैकेट विधानसभा के अंदर तक फैला था, जिसमें पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद का निजी सचिव धीरज कुमार, तो प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लखनऊ पुलिस का एक सिपाही भी इस नेटवर्क में शामिल था। पूरी की पूरी जालसाजी को आप समझिए। पशुधन विभाग में टेंडर के नाम पर किस तरह से ये जालसाजी की जा रही थी, किस तरह से ठगी की जा रही थी, पैसा बनाया जा रहा था। और इसमें मंत्री जी के निजी सचिव और प्रधान सचिव भी शामिल। इसके साथ साथ इसमें एसटीएफ ने जिन 3 शातिरों को पकड़ा है, हम आपको उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। उमाशंकर तिवारी, रूपक राय और अनिल राय, और इसमें 2 और हैं। कुल ये 5 है अभी तक, और 2 जो हैं वो राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के निजी सचिव धीरज कुमार है, तो प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित हैं। तो लखनऊ पुलिस का एक सिपाही भी इस नेटवर्क में बताया जा रहा है कि शामिल था। तो क्या किया अब तक, किस तरीके से ठगी की, वारदात को अंजाम दी, किस तरह से ठगी की है, वो भी हम आपको साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुभव शुक्ला इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे खुलासे के बारे में आप समझाइए कि जब से खुलासा हुआ उसके बाद से क्या क्या एक्शन, तार कहां तक हैं, क्या सफेद पोस्ट नेता तक भी तार हैं या सचिव तक ही ये मामला है? और दूसरा, ये जो पूरा का पूरा ये घपला चल रहा था, ये घपला कैसे अंजाम, कब से दिया जा रहा था, ये भी आप दर्शकों को समझाएं। देखिए राजीव, ऐसा है कि घपले घोटाले तो बहुत होते हैं, पर ये अपने आप में एक ऐसा मामला है जिसकी मोटस ऑपरेंडी आप समझिए। ये लोग ऑपरेट कहाँ से करते थे? ये विधानसभा में एक इम्पोस्टर जो है वो पशुपालन विभाग का प्रमुख सचिव बनता था। उसकी बकायदा फर्जी नेम प्लेट विधानसभा के भीतर लगाई जाती थी, कर्मचारी तैनात होते थे और जो ठेकेदार है उसे वहाँ पर लाया जाता था। वो एक इम्पोस्टर होता था, वो बहरूपिया होता था, वो अफसर नहीं होता था, लेकिन वो वहाँ पर ऐसे बैठता था। और आप सोचिए कि विधानसभा के कमरे में बैठकर ये पूरा फर्जीवाड़ा, ये पूरा भ्रष्टाचार किया गया। हमारे जो सोर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है, दरअसल पशुपालन विभाग में 300 करोड़ का कोई टेंडर था और उसमें 3% कमीशन पर ये पूरा भ्रष्टाचार, तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए का ये ठगी की गई। एक ठेकेदार से पैसा ले लिया गया और वो जब भी आया तो उसको विधानसभा के भीतर एक कमरे में ले जाया गया। उसको ये बताया गया कि सामने जो शख्स बैठा है यही प्रमुख सचिव है उस विभाग का और यही आपको टेंडर देगा। और वो इतना प्रभावित हो गया कि उसने कई बार में 9 करोड़ से ज़्यादा रुपया उन ठगों को, इन भ्रष्टाचारियों को दे दिया। जो राज्य मंत्री पशुपालन विभाग के जयप्रकाश निषाद, उनका जो सरकारी आदमी है, जो निजी सचिव था, वो भी इसमें शामिल था, उसकी भी मिली भगत थी। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि सरकार कहती है कि करप्शन पर 0 टॉलरेंस है, और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो ठग हैं, वो किस तरीके के रैकेट को चला रहे हैं। विधानसभा के भीतर से ये पूरी जो रैकेट की कार्रवाई है वो संचालित हो रही थी। और अब इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ तथाकथित पत्रकार भी इसमें शामिल रहे हैं। कुछ लोगों को लखनऊ से पकड़ा गया है। एक व्यक्ति के घर से तकरीबन 23 लाख रुपया भी बरामद किया गया है। तो अपने आप में ये खबर ऐसी है कि भ्रष्टाचार तो होते हैं, लोग पैसा लेकर ठेकेदारों का वो काम दिलाने की बात करते हैं, काम नहीं दिलाते। लेकिन इस तरह का मामला जब विधानसभा से ही पूरा रैकेट संचालित हो रहा था, ये बताता है कि किस तरह से जो भ्रष्टाचारी हैं वो सिस्टम के जो लूप होल हैं, या फिर हम कहें कि जो इतना इजी है कि आप विधानसभा में कोई चला जा रहा है, कोई अफसर बन जा रहा है, कमरा अलॉट हो जा रहा है, बाकायदा नाम की तख्ती लग जा रही है। तो ये बताता है कि किस तरह से जो भ्रष्टाचारी है उनकी पूरी मिली भगत थी इस मामले में। अब अनुभव, आप ये समझाइए कि सरकार की नाक के नीचे ये सारी चीजें होती चली गई, क्या ये संभव है और क्या ये बड़ा आसान है? क्या विधानसभा में कोई भी चला जाता है, वो वहां पर फर्जी अधिकारी बन जाता है,
डील हो जाती है, करोड़ों रुपए की डील हो जाती है, वो आराम से वहां पर कमरे उनको बुक किए जो आराम से मिल जाते हैं, उस कमरे में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। ये सब सरकार के नाक के नीचे हो रहा था और वो भी विधानसभा में। देखिए वही तो सवाल है, विधानसभा की अपनी अलग सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ अलग तरह के सुरक्षा इंतजाम है। और अगर हम बात करें तो जब आप विधानसभा में भीतर एंट्री करते हैं तो जो जिनके पास जो कर्मचारी नहीं है या जिनके पास कोई अथोराइज पास नहीं है उनको एंट्री नहीं मिलती है, उनका बाकायदा पास बनता है। और पास भी तब बनता है जब किसी अफसर के यहाँ से लिख कर आता है, किसी मंत्री के यहाँ से लिख कर आता है, बाकायदा फोटो खिंचती है, फिर फोटो वाला पास बनता है। इतना आसान नहीं है विधानसभा में। लेकिन ये चूंकि जो पूरा भ्रष्टाचार था वो सारे लोग मिले हुए थे, जो राज्य मंत्री उसका निजी सचिव मिला हुआ है, उसके और जो उसकी सुरक्षा में तैनात है वो एक सिपाही मिला हुआ। तो ये पूरा रैकेट है और शायद उसी के जरिए जो और लोग थे उनको ये कहा जाता रहा होगा कि इस व्यक्ति को आना है, उसका पास बनता होगा, वो आता होगा। लेकिन किसी खाली कमरे में एक फर्जी नेम प्लेट लगा दी गई। और ऐसा तो नहीं है कि ये एक दिन में हुआ, 2018 से ये मामला चला आ रहा था, यानी पिछले 2 वर्षों से इस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। और एक मामला ये खुला है, पता नहीं इस तरह के कितने मामले हो, कितना भ्रष्टाचार जो है वो विधानसभा की बिल्डिंग में बैठकर भ्रष्टाचारियों ने किया हो, ठगों ने बैठकर किया हो। तो ये अपने आप में वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जब इतनी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं और कोई विधानसभा ऐसा नहीं है कि हमेशा खाली रहता है, हर समय वहाँ पर अफसर मौजूद रहते हैं, अधिकारी मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ जो मंत्री हैं, नेता हैं, जो विभागीय लोग हैं वो मौजूद रहते हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो हो गया। बिल्कुल अनुभव, ये हैरान कर देने वाला हथप्रभ इस जानकारी को सुन के हर कोई हो जाएगा। आप अनुभव हमारे साथ बने रहे, इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। तो विधानसभा के अंदर ही सारा का सारा खेल चल रहा था और हैरानी तब होती है जब ये दावे किए जाए कि भ्रष्टाचार होगा नहीं, जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है, और उसके बाद उसी जगह पर जहां पर ये दावे और बातें कही जाती, जहां पर नीतियां बनती हैं, वहीं पर ये सब हो रहा है। ठगी के खुलासे के बाद 10 IAS अफसरों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। ये भी आप बड़ी जानकारी आपको हम दे देते हैं कि 10 IAS अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। सचिवालय प्रशासन को हटाया गया है। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन को जो हटाया गया, जो सचिवालय प्रशासन के अपर मुख्य सचिव है उनको हटाया गया है। रैकेट के खुलासे के बाद महेश गुप्ता पर गाज गिरी है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। वहीं अब महेश गुप्ता को राज्यपाल का प्रमुख सचिव बनाया गया है। और अनुभव हमारे संवाददाता इस पर भी और ज्यादा अपडेट देंगे। अनुभव, महेश गुप्ता पर भी बताया जा रहा है कि गाजगिरी है, और इस पूरे के पूरे तबादले की, इस पूरी की प्रक्रिया को आप समझाइए कि इन सब को हटाने के पीछे के कारण और क्या स्पष्ट बताए गए। देखिए राजू, देर रात जो है कल 11 IAS अफसर के ट्रांसफ़र हुए और 7 IPS अफसरों के भी तबादले हुए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये तबादले ख़ासतौर से जो अफसर वेटिंग में चल रहे थे, जो लंबे समय से वेटिंग में थे, उनको कहीं ना कहीं जगह अलॉट की गई है, यानी वेटिंग से अब उनको कुछ काम दिया गया है। और इसमें भी ज़्यादातर वो अफसर हैं जो लंबे समय से किसी मामले में उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था और उसके बाद से वो साइडलाइन किए गए थे। कुछ अफसर तो ऐसे हैं जिनके यहाँ खनन घोटाले के आरोप में जब CBI पहुंची थी, CBI ने काफ़ी पैसा बरामद किया था, तो उसके बाद से ये लोग वेटिंग पर चल रहे थे और अब उनको जो है पोस्टिंग दी गई है, क्योंकि महेश लंबे गुप्ता के समय बारे तक में वो अनुभव आप वेटिंग में नहीं रह बताइए कि सकते इस थे, रैकेट के इसलिए खुलासे उनको के ऐसी बाद जगह- महेश गुप्ता का इस रैकेट से किस तरह का लेना देना। जी देखिए, बिल्कुल महेश गुप्ता अपर मुख्य सचिव है, सचिवालय प्रशासन, पेंशन और इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है, दिव्यांगजन, उस विभाग को देख रहे थे। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया, किस तरीके से विधानसभा में, किस तरीके से सचिवालय के भीतर ये पूरा रैकेट चल रहा था, तो हमारे जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हो सकता है एक वजह ये भी हो, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कोई गड़बड़ ना होने पाए, वहाँ पर चीज़ें ठीक रहे, अगर इस तरह का कोई रैकेट चल रहा है 2 सालों से और बाकायदा इम्पोस्टर वहाँ पहुँच जाता है, एक IAS अफसर बनकर बैठता है बाकायदा कुर्सी पर, उसकी नेम प्लेट लगती है, तो हो सकता है शासन ने इस पूरे मामले में काफ़ी तेजी और हम कहें तो कठोर कार्रवाई के लिए निर्देश तो दिए ही थे, STF को कहा था। और उसके बाद जब ट्रांसफर हुआ तो सूत्र ये भी कह रहे हैं कि एक वजह ये भी हो सकती है उनके ट्रांसफर की। जी अनुभव, आप बने रहिए।
तो इन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर ठगी फर्जीवाड़े के लगातार एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। इन फर्जी शिक्षकों के मुद्दे पर भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेज, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक, उच्च, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के दस्तावेजों के सत्यापन का आदेश जारी किया है। सीएम ने कहा है कि एक अलग डेडिकेटेड टीम बनाकर सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच हो और डिफॉल्टर्स पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो एक स्पेशल टीम, एक डेडिकेटेड टीम के जरिए ये जांच की जाएगी। ये डेडिकेटेड टीम इसी डॉक्यूमेंट्स की जांच में लगी होगी। फर्जी शिक्षक पकड़ना अब लक्ष्य है सरकार का, क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनामिका शुक्ला हो, उसके बाद अब इस तरह के प्रकरण उजागर हो रहे हैं। फर्जी शिक्षक पहले लगातार मिल रहे हैं। तो इस बीच में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए कि एक डेडिकेटेड टीम बनाया जाए जो डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अनुभव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, ये डेडिकेटेड टीम बनाने के निर्देश दिए, तो ये टीम किस तरह की होगी, कौन इस डेडिकेटेड टीम को लीड करेगा? देखिए राजीव, जिस तरह से घोटाले शिक्षा विभाग में सामने आए हैं उस पर तो यही कह सकते हैं कि इन घोटालों का शायद अंत नहीं है। एक घोटाले को आप खोजने चलिए तो दूसरा घोटाला जो है वो सामने आ जाता है। अनामिका शुक्ला का तो मामला चल ही रहा था कि एक और जौनपुर में प्रीति यादव के नाम पर घोटाला हो गया। दो जगह पर एक ही नाम से टीचर पढ़ा रही है। तो ये शायद इतने घोटाले शिक्षा विभाग में हैं। 69,000 सहायक शिक्षकों के मामले में देखिए किस तरह से प्रयागराज में लोग पकड़े गए, जो ये उनके कॉलेजेस में पर्चे जो हैं वो ऐसे लोगों को दिए गए और वो पैसा देकर वो एग्ज़ाम में शामिल हुए। तो ये घोटाले इतने सारे हैं कि खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर शिक्षा से जुड़ा, चाहे बेसिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, यहाँ पर जितने भी शिक्षक पूरे प्रदेश में नियुक्त हैं, बड़ी बात है, जितने भी शिक्षक पूरे प्रदेश में नियुक्त हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट की रीचेकिंग होगी, दोबारा जांच होगी और ये देखा जाएगा कि कोई फर्जीवाड़ा करके तो नहीं भर्ती हो गया, और अगर ऐसा कोई शिक्षक पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी उसको बर्खास्त तक किया जाएगा। डेडिकेटेड टीम बेसिकली अभी देखिए ये तय नहीं हुआ है कि कौन उसका प्रमुख होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि लखनऊ से अफसर होंगे, इसके अलावा ज़िले के जो अधिकारी हैं वो भी उस टीम में शामिल होंगे। तो एक पूरी कंबाइंड टीम होगी, जो राज्य स्तर का एक अफसर होगा, फिर ज़िले स्तर के लोग होंगे और वो जाकर चेक करेंगे, यानी हर एक चीज़ जो टीम बनाई जाएगी वो उन सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेगी। लगातार जिस तरीके से घोटाले आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने काफ़ी गंभीरता से लिया है इस पूरे मामले को, और जो शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ियाँ हैं उस पर काफ़ी सख्ती अब मुख्यमंत्री ने दिखाई है। यानी कि अनुभव कुल मिलाकर ये है कि जो अधिकारी है, जो बीएसए के जो अधिकारी हैं, उनके भरोसे नहीं छोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने एक अलग से ही टीम बनाने का निर्णय लिया है कि जो अलग से टीम है वही जांच करेगी। ये भी स्पष्ट है इससे। देखिए बिल्कुल बीएसए स्तर पर नहीं छोड़ा है, क्योंकि बहुत सारे ज़िलों में तो बीएसए ही गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कैसे नौकरी मिलती है, वहाँ पर सब मैनुअल काम है। वहाँ पर आप जाइए, अगर आपने वहाँ विज्ञापन निकला, आपने अप्लाई किया, आपके नंबर उतने हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाइए, नौकरी पा जाइए। चेक करने वाला भी कोई नहीं है कि कौन नौकरी कर रहा है, किसके नाम के डॉक्यूमेंट थे, कौन पैसा ले रहा है। तो कई ज़िलों में बीएसए ने फर्जीवाड़ा किया, पिछली सरकारों में भी, और लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है इस सरकार में। 1,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक जो फर्जी कागजों के सहारे या हम कहें तो जो गड़बड़ियों के जरिए भर्ती हो गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको बर्खास्त किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अब इस पूरे इशू को काफ़ी गंभीरता से लिया है। ये कहा है कि केवल बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं बल्कि माध्यमिक में भी और उच्च शिक्षा में भी हर शिक्षक के डॉक्यूमेंट की जांच करिए, कहीं पर कोई गड़बड़ी हो तुरंत कार्रवाई करिए, बर्खास्त करिए और कड़ा एक्शन लीजिए। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक के बाद एक बहुत सारे घोटाले, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हो, इसके साथ साथ वो चाहे प्रीति यादव का मामला हो या दूसरे केसेस आ रहे, एक के बाद एक अब घोटाले उजागर हो रहे हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। प्रतापगढ़ में एबीपी गंगा की खबर दिखाए जाने के बाद परिवार को मदद मिली है, मदद पहुंची है। रानीगंज थाने में हत्या के बाद अब पीड़ित परिवार से बीजेपी विधायक अभय ओझा मिलने के लिए पहुंचे। पीड़ित परिजनों को उन्होंने समझाया, उनकी मांगों को माना, तब जाकर मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। घाट पर पहुंचने के बाद मृतक के बेटे को क्षेत्र के बीजेपी विधायक ने तुरंत
अंतिम संस्कार और अन्य कामों के लिए नकद 50,000 रुपए की मदद दी। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि वो उनकी हर संभव मदद करेंगे। विधायक ने पहले घर पहुंचकर मृतक की पत्नी और परिजनों से मुलाकात के दौरान परिजनों की मांग पर कृषक बीमा के तहत 5 लाख रुपए, लड़के को अपनी नगर पंचायत सोवंसा में नौकरी, मृतक की पत्नी को आवासीय पट्टा वो देंगे। रानीगंज विधायक ने परिजनों की सभी मांगे मानी। बता दें आपको कि थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने मिठाई लाल नाम के शख्स की फावड़े से हत्या कर दी गई थी। तो इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था, उन तस्वीरों को दिखाया था। हालांकि पुलिसकर्मी ने बचाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन तब तक फावड़ों से कई वार आरोपी कर चुका था और मिठाई लाल को अस्पताल में ले जाया गया, प्रयागराज रेफर भी किया गया, लेकिन इलाज के दरमियान उन्होंने दम तोड़ दिया क्योंकि गहरे जख्म थे, फावड़े से गंभीर चोटें उनको आ गई थी। और उसके बाद जब खबर को दिखाया गया तो जो विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं, वो परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। परिजनों की मांगों को उन्होंने माना तो आर्थिक मदद भी की, कुछ नकद परिवार को दिया भी और साथ ही साथ नौकरी का आश्वासन भी दिया है। तो एबीपी गंगा की खबर का यह असर हुआ है प्रतापगढ़ में। बस्ती से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी गोली लगने से बस्ती में घायल हो गया। मुठभेड़ हुई है 3 दिन पहले। इंजीनियर को इस बदमाश ने गोली मारी थी 3 दिन पहले। अजीत मिश्रा नाम के शख्स को शिवा ने सरेआम गोली मारी थी और छावनी के राम जानकी रोड पर शमशान घाट के पास में यह एनकाउंटर हुआ है। 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। मुखबिर की सूचना पर शिवा पाठक को पकड़ने के लिए एसओजी की टीम गई और एनकाउंटर हुआ। एक दूसरे सामने से उसने भी गोलियां बरसाई, पुलिस ने जवाब दिया और घायल शिवा अब इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती है। तो बस्ती से खबर दे रहे हैं, मुठभेड़ हुई है और 25,000 का एक इनामी बदमाश घायल हो गया है। ये वही बदमाश है जिसने 3 दिन पहले एक इंजीनियर को गोली मारी थी। अजीत मिश्रा नाम के एक शख्स को, इंजीनियर को, इस बदमाश शिवा पाठक ने सरेआम गोली मार दी थी। उसके बाद से फरार चल रहा था और एसओजी की टीम ने इस बदमाश को अब पकड़ा है, एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में रविवार को 5 बदमाशों ने सचिवालय में रिटायर्ड कर्मी के घर में घुसकर परिजनों को बंधक बना दिया और दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर के लोगों को तकरीबन 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और असलाओं के बल पर परिजनों को बंधक बनाकर घर में लूटपाट करते रहे। इस दौरान बदमाश 15,000 रुपए नकद और सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की है। वहीं पुख्ता सबूत भी मिले हैं जिनके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रोक रहे हैं।